नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग गुप्त काल या गुप्त वंश के बारे में जानकारी कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने श्रीगुप्त के बारे में जानकारी की थी, जो गुप्त वंश का संस्थापक था। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसके बारे में जानकारी की। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी दोस्तों जो समुद्रगुप्त हुआ, जिसे भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था, उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत तरीके से जानकारी की। और उसके बाद दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में जानकारी की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का हमारा चैप्टर होगा कुमार गुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास में स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी करेंगे और गुप्त वंश को पूरा करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग गुप्त वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों क्लास को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश से सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी कुमार गुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त। दोस्तों सबसे पहले अगर हम कुमार गुप्त के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा था 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। इसने शासन किया 415 से 454 ईस्वी तक। और अगर दोस्तों इसकी उपाधियों की बात करें तो इसने उपाधियां धारण की थी महेंद्रादित्य की, इसका अन्य नाम महेंद्रादित्य भी था। और अगर इसकी और भी उपाधियों की बात करें तो इसने परम भागवत, परम भट्टारक और अजीत महेंद्र की उपाधि धारण की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे बनने वाला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। और अगर वर्तमान भारत की बात करें तो दोस्तों वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। और अगर भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि वर्तमान भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय आंसर हो जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। वर्तमान में तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है दोस्तों, तो इसलिए वर्तमान भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी और इसके लिए इसने 200 गांवों को नालंदा को दान किया था। इसके लिए इसने 200 गांवों को नालंदा के लिए दान किया था। और दोस्तों अगर गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल की जानकारी हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये प्राचीन भारत, वर्तमान भारत का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 और 1205 ईस्वी के मध्य आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को 1204-5 ईस्वी में नष्ट कराया था। और अगर उसके बाद हम बात करें कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये कुमार गुप्त जो है सबसे ज़्यादा अभिलेख गुप्त काल में इसी के प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करें हम कुमार गुप्त की तो दोस्तों इसका नाम गोविंद गुप्त या कुमार गुप्त फर्स्ट और महेंद्रादित्य ये सभी इसके नाम हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कुमार गुप्त ने दोस्तों मोर की आकृति के सिक्के चलवाए जो गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ सिक्के माने जाते हैं। दोस्तों कुमार गुप्त जो था इसने मोर की आकृति के सिक्के चलवाए और जो गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ सिक्के माने जाते हैं। और अगर कुमार गुप्त दोस्तों कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ और कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी इसका पुत्र स्कंद गुप्त हुआ, जो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। दोस्तों ये अंतिम स्कंद गुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, और लेकिन ये गुप्त वंश का अंतिम शासक नहीं, अंतिम महान शासक था। दोस्तों अगर हम गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। दोस्तों तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, लेकिन अगर महान शासक की बात करें तो स्कंद गुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। उसके बाद दोस्तों कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त, इसके टाइम पीरियड की बात करें हम अगर तो 454 से 467 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एक यही कि स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। दोस्तों जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और उसके बाद इसका पहली बार जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था, शक राजा रुद्रदामन ने। और अब इसका जो पुनरुद्धार कराया है या जीर्णोद्धार कराया है दूसरी बार, वो स्कंद गुप्त ने कराया है। दोस्तों तो बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन पे कि
किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पहली बार इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया और दूसरी बार इसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने कराया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया और इसकी जानकारी दोस्तों हमें भीतरी जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि भीतरी जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और अगर दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, एक जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख कहा जाता है। ये हमने आपको जब शक वंश पढ़ा रहे थे तब बताया था कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है और ये संबंधित था दोस्तों रुद्रदामन से। और अगर भीतरी जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों स्कंदगुप्त से सबसे महत्वपूर्ण कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। दोस्तों बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। और यही रीजन था दोस्तों कि गुप्त वंश के पतन का कारण कि हूण आक्रमण कर रहे थे। और अगर हूण के प्रथम आक्रमण की बात करें तो हूण वंश के शासक तोरमाड़ ने स्कंदगुप्त के ऊपर आक्रमण किया था, जिसे स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि हूणों का सर्वप्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और इसके बाद दोस्तों अगर स्कंदगुप्त के बाद हम बात करें तो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य में अन्य शासक हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे। जैसे उपगुप्त रहा, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त आदि शासक हुए। 550 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ। दोस्तों अंतिम गुप्त सम्राट अगर की बात करें तो विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय था। दोस्तों अंतिम गुप्त शासक जो था वो विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय था। और उसके बाद 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य जो था वो लगभग समाप्त हो गया दोस्तों। और अगर हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो कालिदास था वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में उनका संस्कृत का बहुत बड़ा कवि था और इसको भारत के शेक्सपियर की संज्ञा विसेंट स्मिथ ने दी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की क्लास में गुप्त काल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।